होना चाहिए, मतलब आपकी हेल्थ होना चाहिए फिजिकल, आप फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और उसके बाद आप है ना सोशली फिट होना चाहिए। फिजिकल समझते हैं, मेंटल भी समझते हैं, लेकिन सोशल कुछ समझ में नहीं आता है। सोशल इसलिए कहते हैं ये साथ में अगर इनके एरिया में सबसे बड़ा मकान बनाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं यार कुछ उल्टा काम किया होगा। हम उन्होंने क्या काम किया इसके बजाय ना हमारे मन के अंदर जितने भी कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं और उसकी वजह से हमारा करीबन 5 to 7% एक अच्छे से को हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं। उससे अच्छा अगर हम जाके उनको गले मिलें और कॉन्वर्सेशन दें तो शायद हमारे जो हैप्पी थॉट्स है उनके तरफ पास हो जाए और हम अच्छी तरह चले। यानी कि सोशली और एक बहुत सारा एग्जाम्पल है, इतनी हमारी मेंटेलिटी वर्ल्ड की नॉर्थ इंडिया की तरह तो बहुत मतलब गिर चुकी है, बहुत बैड न्यूज़ सुनते हैं। अब इसलिए हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं आपसे पहले न्यूज़ को कुछ सेकंड के लिए सुने और बात को पास करें, अदरवाइज आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपकी सोशल हेल्थ बहुत ही खतरे में है। यानी कि आप फिजिकल, सोशल और मेंटल फिट होना चाहिए। उसके साथ आज बीमार नहीं हो, यानी आज बीमार नहीं हो और आने वाले समय में कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। फिर दिखाइए आप तो बीमार है ही नहीं और आने वाले समय में बीमार नहीं है। ऐसा बंदा, ऐसा इंसान, ऐसा ह्यूमन इस दुनिया में कहीं भी कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन WHO ने हेल्थ का डेफिनेशन किया, एक डेफिनेशन किया, हमें उसकी ओर जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, इसके कारण क्या है? तो इसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि 21st सेंचुरी जो है हमारा पूरा का पूरा खतरे में है। जितना भी इंसान की लाइफ है पूरी खतरे में है। कौन से खतरे हमारे आजू बाजू घूमते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आप देख लीजिए सुपरबग, इस सबको मानो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ना ही हवा कितना खराब है, ना ही पानी कितना खराब है, ना ही हमारा फूड कितना खराब है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात से है, सेल्फ मेडिकेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन है, क्योंकि ये जो है आज है पूरा WHO लगा है, सब कुछ लगा है, पानी हवा खराब, जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ जो है सेल्फ मेडिकेशन है। हमें एक छोटे सा तकलीफ होती है तो हम मेडिकल बाजू वाले जो मेडिकल शॉप है वहां जाते हैं। ये फार्मेसी वाले को सिर्फ मालिकुल क्या है मालूम है। अगर ये मालूम सब कुछ होता तो डॉक्टरों का वैल्यूएशन नहीं होता, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, मेडिकल वाले के पास जाके अपनी दवा खरीदता था। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन जाता है, भैया मुझे पेट में खराबी है, आप मुझे मेडिसिन दो। वो कौन सा मेडिसिन लेता है, वो शायद हो सकता है उसका दिमाग मतलब जो पेट है वो ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी और कोई एक बीमारी बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे होने से हमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और इन्फेक्शन डेवलप होता है। और जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, जब बीमार होते हैं, तब हमें जो दवाई दी जाती है वो दवाई काम नहीं करती है। और हमें जो बीमारी नहीं थी, देखिए मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी चीजें बनाई है, जो बीमारी नहीं थी वही बीमारी हमें बिल्कुल रिकवर होने के चांसेस होने के बावजूद हम नहीं वहां से बाहर निकल सकते। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही बेकार है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे आज के तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सामने अगर मेडिकल साइंस है तो सेल्फ मेडिकेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे एक किलर सोफा की बात करेंगे। किलर सोफा, नोबडी वांट टू एक्सरसाइज, किसको ये कोई बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना है। सबसे बड़ा एसी का रिमोट हाथ में, टीवी का रिमोट हाथ में, डीवीडी का रिमोट, जितने भी रिमोट है सभी रिमोट हाथ में लेते हैं, बैठते हैं और बाजू में जो हमारा काम वाला रे भैया चाय लाओ। यानी किसी को बिल्कुल यानी कि एक्सरसाइज करने, यानी कि किसी को एक्सरसाइज नहीं करने, इसलिए जिस सोफे में बैठे हैं वही हम किसको किलर सोफा कहते हैं। और हम ये जो बिल्कुल जो मतलब जो तगड़ी हमारे जो ब्रीड चेस्ट होती है उसकी वजह एक बड़ा पेट बन जाता है। और ये सभी की वजह हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हेल्थ के लिए है। ये सब प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है? कौन सा सोल्यूशन है? क्या जब नेचर ने इंसान को बनाया तब इसका सोल्यूशन नहीं दिया था? क्या मेडिकल साइंस ने ठेका लिया है कि सिर्फ इसका सोल्यूशन दे दे? इंसान को ठीक करने के लिए आज के तारीख में नेचर मतलब जो मेडिकल साइंस उसने करीबन 74 पैथेज यूज करते हैं। 74 पैथेज है। सबसे बड़ी पैथेज 350 साल पुरानी एलोपैथी सबसे ज्यादा टर्नओवर है उसका। फिर भी हम इंसान को ठीक तरह से ठीक नहीं कर पाया। आयुर्वेदा
5000 साल से ऊपर उसका उपयोग हो रहा है, फिर भी उसको बोलते आयुर्वेद से लेट रिजल्ट है, लेकिन शायद साइड इफेक्ट कम है। उसके बाद एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी, लव 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 74 पैथी हम यूज करते हैं। फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद इंसान को हम ठीक तरह से या पूरी तरह से बिल्कुल भी हम ठीक नहीं कर पाए हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है, क्या जब नेचर में जब इंसान को बनाया था तब ये 74 पैथी में कौन सी पैथी मौजूद थी? कोई पैथी मौजूद नहीं थी। उसके साथ एकमात्र सिस्टम था, और एकमात्र सिस्टम का नाम है, जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि प्रतिकारक क्षमता, यानी इम्यून सिस्टम है, उसकी हम बात करेंगे। हम प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ऐसे कुछ वेपन्स है जो हमारा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इससे ही सभी बीमारियां हो जाती हैं। दुनिया का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस ऐसा नहीं है जो हमारे इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम यहाँ है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। यानी कि इसके अंदर आप देख लीजिएगा, लिम्फोकाइन से लेकर टी सेल, जितने भी, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सभी वेपन्स इसके पास मौजूद है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वीक हो चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। मुझे टीबी है, अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन आप जितने भी यहाँ बैठे, ये इनका ही छोड़ लीजिएगा, इंडिया के हर इंसान को टीबी है। किसको अच्छा लगता है सुनना? हर इंसान को टीबी, लेकिन हमें इन्फेक्शन नहीं है। आप लैब में जाके चेक करा लीजिएगा, आपका टीबी पॉजिटिव टेस्ट आएगा। मतलब ये हर इंसान में ऐसे कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस, कितने फंगस इस दुनिया में आपके आजू बाजू मौजूद है, लेकिन इसको सप्रेस करने के लिए, उसको बिल्कुल दबाने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को कारगर है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर हमारा एक सिस्टम है, एक मात्र सिस्टम है जो हमारे जितने भी बीमारियां उसको ठीक कर सके, लेकिन ये इम्यून सिस्टम बनी है कहाँ पे, क्या क्या है, इस बारे में इसकी हम चर्चा करेंगे। इस बारे में चर्चा करने से पहले हम देखेंगे, प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं। ये जो हमें इम्यून सिस्टम है, ये हमें माँ के पहले दूध से मिली है, इसलिए WHO कहता है माँ का दूध पिलाइए और रोगों को भगाइए। वर्ल्ड के सभी कंट्रियों को फंड दिया जाता है, और माँ का दूध जो है ना, जनरली इसका मतलब ये करने के लिए बोला जाता है कि माँ का दूध ज्यादा से ज्यादा तरह से यूज कर लिया जाए, क्योंकि माँ के दूध के अंदर से हमें ये सभी इम्यून सिस्टम है ये मिलती है। लेकिन इसके अंदर हम डिटेल देखेंगे कौन से ऐसे कंटेंट है इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम वाले काम करते हैं, उस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। एक बार तो माँ ने दूध दिया, दूध हमें इम्यून सिस्टम दिया, लेकिन मेडिकल साइंस में कहता है कि अगर दूसरी बार मिलेगा तो उसके लिए ऑप्शन, इसका हालांकि चर्चा हम लास्ट में करने वाले हैं। यानी कि माँ के बाद हमारी नेक्स्ट मदर जो है गाय है, क्योंकि माँ और गाय इसके दूध के अंदर कोई अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, अगर हम कंपेरेटिवली देख लें, इसके अंदर कोई भी अदर मिल्किंग एनिमल नहीं आता है, ध्यान में रखिए। इसके अंदर कोई भी अदर मिल्किंग एनिमल हो सकता है, ये मतलब बॉयल कोलोस्ट्रम का डेफिनेशन इसके अंदर बहुत कुछ अलग है। हम सिर्फ काउ कोलोस्ट्रम की बात करें, हम सिर्फ ह्यूमन कोलोस्ट्रम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉयल कोलोस्ट्रम के अंदर और भी 4 मिल्किंग जानवर हैं, जिसके अंदर भैंस है, उस बारे में सिर्फ हम चर्चा आज करेंगे। क्योंकि ये जो है मतलब गाय और माँ, इस बारे में अगर चर्चा हम करेंगे तो गाय के दूध के अंदर जो लिम्फोकाइन्स की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें, IgG जिसको कहा जाता है, तो 0.21% है, तो गाय के दूध के अंदर 77% तक पाया जाता है। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि माँ के दूध के मिलने वाले कंटेंट से कहीं ज्यादा, सभी कंटेंट मिलते हैं, लेकिन उनकी मात्रा, परसेंटेज गाय के पहले दूध में ज्यादा होते हैं, इसलिए तो गाय का दूध का रेफरेंस दिया गया। अगर यही हम, यानी कि जो भी कंटेंट माँ के दूध में मिलेंगे वही गाय के दूध में मिलते हैं, इसलिए साइंस ने जो, अगर हम उसको बात करें तो मेडिकल साइंस ने इसका अहम महत्व दिया है, उस हर एक की हम बात करेंगे इस बारे में। 5000 साल पहले आयुर्वेदा ने इसको पीयूष कहा गया, हालांकि मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है। पीयूष यानी कि अमृत। अमृत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मरा हुआ इंसान वापस जिंदा कर देगा, लेकिन मरने के कगार पे जो खड़ा है उसको वापस यानी कि नॉर्मल पोजीशन लाने की क्षमता इसी के अंदर है। ये 5000 साल पहले सिर्फ यहाँ जो भाव प्रकाश का रेफरेंस दिया गया है, तो वाग्मट जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसी के अंदर पूरी तरह से बिल्कुल लिखा गया। ये सिर्फ एक ध्यान में रखेगा,
गाय के सिर्फ उस दूध को यूज कहा गया है, लेकिन गाय के बहुत सारे ऐसे अन्य प्रोडक्ट हैं, जैसे गोमूत्र है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, उस बारे में काफी हम लोग प्रचलित है। लेकिन दुनिया की कोई प्रोडक्ट को आज तक अमृत नहीं कहा गया है, किसी भी प्रोडक्ट को पीयूष नहीं कहा गया है, ये ध्यान में रखेगा। जो 5000 साल पहले आयुर्वेदा ने बात कही, आज का मॉडर्न साइंस इसको प्रूव कर चुका है। हम इसको 2 सेशन में देखने वाले हैं। एक देखने वाले हमारे इम्यून सिस्टम जो रोगों के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ काम करने वाले उस बारे में, और जो शरीर बना है तो किस तरह से बनता है उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो 5000 साल पहले आयुर्वेदा ने बात करी, आज का मॉडर्न साइंस है जिसके अंदर लैंडसेट है, पबमेड है, जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स है, ये सभी जर्नल्स के बारे में इसके अंदर पूरी तरह से दिया गया है। हमारे नेट पे आप एक एक जर्नल को क्लिक करके हर रेफरेंस को आप वहां देख सकते हो। ये जो गाय का पहला दूध है, गाय का पहला दूध है, सही में हम सिर्फ गाय का पहला दूध दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया में बहुत सारी गाय है, हिंदुस्तान गाय का देश है, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि गाय के दूध के साथ साथ जब कोई भी ध्यान में रखेगा, जितने अच्छे कंटेंट्स होते हैं उसी के साथ सेफगार्ड करने के लिए, या कुछ और भी कंटेंट्स हैं उसी के साथ होते हैं, कुछ हेवी मेटल्स होते हैं, कुछ अन्य कंटेंट्स भी होते हैं। तो इसी के अंदर जो गाय का जो पहला दूध है, ये धन्वंतरि जो आपके सामने जो कैप्सूल रिव्यूज इंट्रोड्यूस किया है, इसी के अंदर सिर्फ वो कंटेंट्स है, क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, पीआरपी, लैक्टोफेरिन, इंटरफेरॉन एंड ग्रोथ फैक्टर। ये हमने गाय के पहले दूध से निकाल किए गए, निकाले किए गए, अलग किए गए। और ये निकालने की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के 2 कंपनी के 2 कंट्री के पास है, एक अमेरिका है, एक जर्मन है। अमेरिका के राइट हमने परचेस कर चुके हैं, और ये जो जर्मन है वो यूरोप में बेचता है। तो हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसे हम स्टैंडर्ड की जो बात करते हैं, तो पहले 72 घंटे में जो दूध मिलता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन पहले 24 आवर्स में, पहले जो 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे के अंदर जो दूध मिलता है उसी के अंदर इम्यून बूस्टर ज्यादा होते हैं। जो हमें जो लगने वाले परसेंटेज है इसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने इसका पहले 16 घंटे का दूध यूज करते हैं, ताकि इसके के अंदर आप देख लीजिएगा 110% यानी 103 से 110% तक जितने भी इम्पोर्टेंट मात्रा है इससे हम रिकवर कर सकते हैं। इसलिए पहले 16 घंटे का इसका हमने यूज किया है। अगर भी हम रॉ मटेरियल की क्वालिटी की चर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड की चर्चा करेंगे, तो आप यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल। इस दुनिया में मुझे यहाँ यूएसएफडीए की चर्चा नहीं करनी है, यूएसएफडीए को मुझे अप्रिशिएट नहीं करना है, लेकिन एक वस्तुस्थिति आपके सामने रखता हूँ जो मतलब है ना बिल्कुल नेकेड ट्रुथ है कि वर्ल्ड में एकमात्र एफडीए ऐसा है, अगर उसने अप्रूव किया तो दुनिया का कोई भी आज तक मतलब कंट्री में ऐसी सुविधा नहीं है, उसने जो एनालाइज किया है या जो रिपोर्ट दी है कहीं भी बिल्कुल गलत नहीं होती। ये मैंने कहूँगा कि मतलब बाकी कंट्री डेफिनेटली मतलब इसको यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो हमारे जो हम कॉर्पोरेशन का जो मटेरियल जो ग्रोथ फैक्टर जो लेते हैं वो यूएसएफडीए अप्रूव्ड है, हलाल है, कोसर है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है। और इंडिया में सिर्फ हम इसका कैप्सूलिंग करते हैं। जो फैक्ट्री आपके गुजरात में है, हमारे इंडिया का गुजरात में है, तो ये फैक्ट्री हमारे जीएमपी मैन्युफैक्चरर है। जो फार्मा कंपनी को चाहिए ये फैक्ट्री है, यानी कि फार्मा जो स्टैंडर्ड लगते हैं ये सभी इसी के अंदर मौजूद है। इसी के साथ साथ इसको और एक सर्टिफिकेट है जो मैं आपको बोलना भूल गया हूँ, इसको यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक, यानी 100% ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट इसी के अंदर मौजूद है। यानी कि सिर्फ ये डी अप्रूव नहीं तो 100% ऑर्गेनिक भी है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है ये धन्वंतरि के ये जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है कैप्सूल यूनिट, जो गो पीयूष यानी कि गाय के पहले दूध से जो डिराइव किए गए सभी है, तो ये वेज कैप्सूल में है। और इसको 2 एफडीए, एक यूएसएफडीए है रॉ मटेरियल का, और हमने इंडिया का भी एफडीए लिया है, लेकिन ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन से लिया है। फिर आप कहेंगे हम डॉक्टर नहीं है, हम किसको बेचेंगे? तो ये जो मेडिसिन जैसे अमिताभ बच्चन साहब सोना चांदी का च्यवनप्राश, जो सोना चांदी च्यवनप्राश है उसकी ऐड करते हैं, वो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है, विक्स की गोली है, जेलुसिल है, ऐसे कितने ड्रग है जिसको हम ओटीसी जिसको नॉन डिस्क्रिप्शन ड्रग कहा जाता है, वो कोई यानी कि इसलिए आप उसको आम इंसान भी उसको बेच सकते हैं, इस बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इसको 2 एफडीए है, यानी कि 2 एफडीए के होने की वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा यानी कि बढ़ जाता है।
आज हम आपके सामने और एक कटु सत्य रखना चाहते हैं। हम जितने भी एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो या कुछ जितने भी ड्रग हैं, हम जितने भी खाते हैं, हमारे पेट के अंदर कहीं ना कहीं परसेंटेज वो डायलेट होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। दोनों के वर्ड इंपॉर्टेंट है, डायलेट भी होते हैं और डाइजेस्ट भी होते हैं। लेकिन इसी के अंदर नेचर ने एक ऐसा कंटेंट दिया है जिसका नाम है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये हमारे जितना भी ये है, ये हमारे इंटेस्टाइन एरिया में पहुंच देता है, मतलब ये उसको इंटेस्टाइन एरिया में जाता है। चाहे इसका एक सिंगल एमजी भी अगर आपके पेट में जाता है तो उसको काम करना ही करना है। इससे आप कहते हैं इसको 100% ऑब्जॉर्प्शन कहे या 100% इसको इफेक्टिव कहे, क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। हमारे आयुर्वेदा के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर करें, उसने कुछ ड्रग यूज करते हैं, लेकिन इसका रेफरेंस यहाँ दिया है। अगर हम कोई बात करते हैं, और एक बात हमने यहाँ सिर्फ साइंटिफिक बात करते हैं, अगर यहाँ जो भी बोला जाएगा उसका अगर हमारे पास 10 पेपर होते तो सिर्फ हम एक पेपर की बात करते हैं, यानी कि एविडेंस के सिवा हम कोई बात नहीं करते, यानी कि हवा में बात नहीं होगी, ना करेंगे, ना ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हम करने देते हैं। तो इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे कौन से ऐसे कंटेंट्स है एक कैप्सूल के अंदर, इसके अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन ये सभी कंटेंट्स ये आपके बुक में दिए गए हैं। इसके अंदर हिमोग्लोबिन है, इंटरफेरॉन है, लैक्टोफेरिन है, ये मैं जो से मतलब खास इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक की चर्चा हम जरूर करेंगे। उसके बाद है ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफेरिन है, प्रो9 रिच पॉलीपेप्टाइड्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। और लास्ट में लेप्टिन है, यानी कि इंपॉर्टेंट कंटेंट। ये जो जितने भी कंटेंट्स है, ये दुनिया के कोई भी, ध्यान में रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, ये दुनिया का कोई भी मिनरल, हर्ब, फ्रूट, जूसेस, प्लांट पैथोलॉजी, सल्फर ड्रग, अल्फा किसी में भी आपको मिलने वाले नहीं। इसकी 2 फैक्ट्री है, एक हमारी माँ है और दूसरी गाय है, यानी कि इसके अंदर इसी के अंदर आयरन बॉन्डिंग प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, ये जो सब इकट्ठा रखने के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है और रखने के लिए जो होता है ना, तो इसके अंदर जो कैल्शियम है, मुझे कहीं एक अच्छे मतलब इंसान ने सवाल पूछा था, इसके अंदर 9 पर 100 ग्राम लिख लीजिएगा, पर 100 ग्राम जो इसके अंदर 966 ppm कैल्शियम इसी के अंदर मौजूद है। बहुत सारे हम चर्चा इस बारे में जरूर करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी चर्चा हमें इसके ऊपर करना चाहिए, क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है जो इंसान के खिलाफ काम करता है, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम खाते हैं बहुत, लेकिन उसमें से करीबन 90% हमें यानी कि मार गिराने में काम करता है, जिसको हम हेवी मेटल्स कहते हैं, उसके हम माइक्रोबायल एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है। कैप्सूल, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट में कुछ बोले या ना बोले, ये रोड अपना काम करेगा, लेकिन लोगों को इतना बता दीजिएगा कैप्सूल इमेज के अंदर कोई भी आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है। इसलिए इसको लिस्टेड किया गया है ओलंपिक में। धनवंतरी इज नॉट लिस्टेड, हमारी जो मदर कंपनी है यूएसएसी, इससे लिस्टेड है। इंक्रीज द लीन मास मसल। इसके साथ साथ ही कॉलीग, ये जो कुछ हमारे भाई बहन है, बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, अंदर ये भी इसके अंदर कोई नहीं है, और कुछ अदर कंटेंट्स होते हैं जो बॉडी के खिलाफ काम करते हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके अंदर कोई हेवी मेटल नहीं है। मतलब क्या है ये आपने अप्रूव करेगा, लेकिन लोग बोलेंगे सर क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, गुजरात का ही रिसर्च है, गुजरात के ही पेपर में छपा गया था और टाइम्स में छपा गया था। आज टाइम्स में छपने वाली आज न्यूट्रिएंट की जो एक्सपर्ट है मीना मैडम है, यहाँ कुछ बात करने वाली है, अमेरिका पढ़ चुके हो, तो यहाँ गुजरात में एक पेशेंट है, यूरिया मुझे फिक्स याद नहीं आ रही है, माँ के पहले दूध में DDT पाया था। तो ये जो बातें हैं, यानी कि ठीक जो है डेफिनेटली ऐसी कुछ बातें जो है तो होते हैं, मतलब इसीलिए इसके अंदर कोई भी हेवी मेटल नहीं है। ये ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, हमारे इम्यून सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे 3 बीमारियां कंप्लीट है, परफेक्शन में आ जाते हैं, उसके बाकी अलग अलग छोटे छोटे में रूप है। 1 नंबर 1 बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके खिलाफ काम करने के लिए हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है। क्या क्या कौन से है? IgG, IgA, IgM, IgG एंड IgE। अगर ये सभी क्या है? एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर है ना IgM, हमने अभी टीबी की बात की थी आपके साथ,
हमारे शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या जितने है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, एक्टिवेट करता है। ये हमारे कैप्सूल के अंदर 0.2 है, हालांकि उसको 1.5% तक अलाव है। अभी हम एक बात करेंगे, बफेलो की बात करेंगे। फिर एक बंदे ने मुझे सवाल पूछा था गुवाहाटी में, शिलोंग में, कि सर क्या भरोसा कि ये लोग हमें वहाँ भैंस का कोलेस्ट्रॉल नहीं देख रहे हैं। भाई साहब, आपका नॉलेज ये कम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपके रेफरेंस के लिए, अमेरिका में भैंस नहीं है जितनी में इंडिया में भेज दी गई है। तो अमेरिका में भैंस नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गाय का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसी के अंदर जो IgM जो होता है, जो वायरस को एक्टिवेट करता है, इसलिए भैंस के दूध में ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो 2-3 घंटे के अंदर है ना, वो यहाँ वहाँ मूवमेंट करता है या कूदना भी शुरू कर सकता है, चल सकता है। लेकिन भैंस के बछड़े को कम से कम 2-3 हफ्ते उसको दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया, साइंटिफिक लैंग्वेज, जितने भी बैक्टीरिया, जितने वायरस, जितने फंगस सभी एक्टिव करते हैं, वो बेचारे को पूरी तरह से सभी हावी हो जाते हैं और उसका मूवमेंट बिल्कुल लेस हो जाता है, इसलिए वो शून्य हो जाता है। यानी कि IgM बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस के लिए। यानी कि ये सभी, यानी कि कौन सा कंटेंट कब काम करे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IgM मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन के बाद हम बात करेंगे लैक्टोफेरिन। देखिए दूसरा वेपन अभी बात करेंगे हम। दूसरा कौन सा, ये जो बेनिफिट की बात करेंगे, अगर लैक्टोफेरिन एंटीऑक्सीडेंट काय के लिए लगता है हमें, जितने भी फ्री रेडिकल सेल होते हैं उनको रिमूव करने के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। एंटी ट्यूमर, सिर्फ ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, पेट में ट्यूमर होते हैं, वेन्स में ट्यूमर होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ये सभी ट्यूमर के खिलाफ काम करें, एंटी ट्यूमर है। और कुछ माइक्रोवायर, उसकी बात करें, ये जो दिस इज वन टाइप ऑफ माइक्रोवायर। तो इससे मतलब है ना माइक्रोवायर है, यानी कि रिसर्च ये बताता है कि HIV, हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी बीमारी में इसका बहुत ही अहम भूमिका है। यानी कि पहले हमें देखा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, अभी एंटीबैक्टीरियल और भी है कुछ उससे, लेकिन एंटी ट्यूमर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए जितने भी अनवांटेड ग्रोथ है हमारे शरीर के अंदर, जो ट्यूमर पैदा होते हैं, उसको लड़ने की क्षमता हमारे इसी के अंदर मौजूद है। लैक्टोफेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही कम मात्रा में होता है और उसका एनालाइज में भी बहुत ही परसेंटेज कम पाया जाता है, उसकी जरूरत ही कम होती है। इस दुनिया में जितने भी अवेलेबल वैक्सीन है, इससे 3 गुना पावरफुल है इटली का, यानी कि पबमेड और लैंसेट में पेपर है। यानी कि इसलिए अगर आपने इस कंपनी के कहीं ने बताया मेडिकल साइंस करके इसको क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस प्रोडक्ट को 10 पैनल ने कवर किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू के दरमियान इसको कवर किया गया था, क्योंकि इसके अंदर इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सब कंटेंट है। इसके वजह से स्वाइन फ्लू में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे। वी डोंट हैव एनी क्लिनिकल स्टडी, लेकिन हमने 32,000 लोगों को दिया था, उसमें से 17,000 का लोगों का डाटा है जिनको हमने बहुत कम मात्रा दी थी, सिर्फ 10 दिन का कोर्स दिया था, जिनका वेट 35 kg तक है उनको 10 कैप्सूल, और जिनका वेट अबव 35 है उनको हमने 3 कैप्सूल दिए थे। और बाकी लोगों ने जो 17,000 लोग आए, ये लोगों ने किसी ने भी कंप्लेंट नहीं किया कि उनका इन्फेक्शन था या किसका था, तो काफी हेल्प हो चुका। और उसके बाद यानी लोग जिससे अलग अलग प्रॉब्लम ठीक हुए थे। यानी कि इंटरफेरॉन बहुत ही मायने रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको यहाँ गौर करना चाहूंगा, इंटरफेरॉन के अंदर एक ऐसा कंटेंट है हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर सेल्स है, ये कैंसर सेल जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसको है ना पूरा खाना पीना बंद कर देता है, उसको ऑक्सीजन नहीं जाने देगा। सबसे ज्यादा जीती कैंसर सेल हमारी आयरन और इसके ऊपर कैंसर उसको बंद कर देता है, यानी कि आरएस कर देता है उसका, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरफेरॉन। उसके बाद बात करेंगे हम लेप्टिन, हालांकि लेप्टिन लास्ट में कंटेंट आ जाता है, लेकिन ये फैमिली में आ जाता है, इसलिए इसकी बात करेंगे। हमें शरीर में 206 या 216 हड्डियां, 206 हड्डियां है। ये जो 206 हड्डियां है, ये 206 हड्डियां, इसके अंदर जितने हड्डियां उसको जो लीन मास मसल चाहिए उसको लीन मास मसल देता है, यानी कि HIV, कैंसर एंड दैट इज जहां भी आपको इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर से वेट कम होते हैं, हेपेटाइटिस, इसी जगह आपका वेट गेन करेगा
तो ओबेसिटी है उसी के अंदर रिड्यूस करेगा, यानी कि लेप्टिन हमारा वेट मैनेजमेंट करता है, ध्यान में रखेगा, नेचुरल कंटेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एक अजीब और गरीब एक मॉलिक्यूल है, उस बारे में बात करेंगे। हमारे ऊपर कौन हमला करने वाला है, या कौन हमारे ऊपर ये हमारे कंट्री के ऊपर कौन कोई वेपन डालने वाला है, जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, जो मतलब पहचानने की क्षमता रखते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रो लाइन रीच फॉलोफैक्टर, मॉडर्न नेम ट्रांसफर फैक्टर। इसका काम क्या है? 3 बीमारी से हमें 3 प्रकार की बीमारियां होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। ये जितनी भी वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस, रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, रिएक्ट विद WBC एंड रिमेंबर इट। यानी कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को पहचानना है। पहचानने के बाद उसके पास जो अवेलेबल वेपन्स है कौन सा है, तो ये जो मतलब WBC है, तो WBC के थ्रू उसको मतलब बिल्कुल फिनिश करना है। और उसके फिनिश करने के बाद उसको डेफिनेटली बाद में लिख के रखना है, ताकि वापस आता है तो पूछने की जरूरत नहीं, आया उसको खत्म करना, यानी कि पहचान, यानी कि इसको ट्रिपल R वैक्सीन कहते हैं हम उसको, रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, रिएक्ट विद WBC एंड रिमेंबर इट। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिस्टम नेचर ने हमें जो दिया है, बॉडी को आज तक मेडिकल साइंस 5% भी नहीं समझ पाया। यानी कि ये हमारा यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम है, और हमारी जो बॉडी है उसी के अंदर जितने भी वेपन्स है उसको कार्यरत रखने के लिए ये क्षमता बढ़ाती है। अगर इसकी क्षमता हम ज्यादा बढ़ाए तो क्या होता है मेडिकल साइंस के लिए? अगर WBC की क्षमता बढ़ती है तो हमें इन्फेक्शन माना जाता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम है, अच्छे को उनको नहीं खाना मिलेगा तो अच्छे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि इसको नाम जो ट्रांसफर फैक्टर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक मैंने इस बारे में बात किया कि हमारे इम्यून सिस्टम जितने बैक्टीरिया और जितनी भी बीमारियां हैं सब कुछ है, ये सभी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए ये सभी कारगर साबित हुए। लेकिन शरीर बना है कहां से, कौन से ऐसे तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। शरीर जो बना है हमारा ग्रोथ फैक्टर से बना है, लेकिन बाजार में आज के तारीख में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आए हैं, फार्मा कंपनी अपने हिसाब से लाए, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन प्लाज्मा, ई कॉली, रैबिट, माउस एंड देयर इज डियर, यानी कि हरी जैसे सभी यहाँ से जो नाम है सभी से हमने ग्रोथ फैक्टर फार्मा कंपनी ने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। हम सभी ग्रोथ फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ग्रोथ फैक्टर्स फार्मा कंपनी लाए हैं, उनके प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल और इंडिया में क्या हो सकते हैं, क्या है, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर, इंसान का 20 टन खून जब डिराई करते हैं 1 ml बनता है। नर्व ग्रोथ फैक्टर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम आता है। उसके बाद इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल बनने के लिए काम आता है, 90,000 रुपए। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1,84,800 है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1,12,500 है, एंड दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 3,600 है, एंड दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2,87,100, यानी कि हमारे इस दुनिया में सबसे जिसका हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं उससे भी कई गुना महंगा है। हमें जो बॉडी को चाहिए, जो नैनोग्राम पर रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम सिर्फ 1,300 रुपए में जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर से हमने देने की कोशिश की है, यानी कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड दैट इज द इंडियन प्राइस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे जो देखेंगे, अभी तक हमने देखा है जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ती है और उसके अंदर कौन से वेपन्स होते हैं उस बारे में चर्चा की, लेकिन अभी शरीर कौन से तत्वों से बना है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक नेचर ने हमें कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम दिया है, उसके अंदर ये क्यों हमें बीमारियां ठीक होती है उस बारे में चर्चा की, लेकिन हमारा शरीर कैसा बनता है, वो किस तत्वों से बनता है उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे तत्व है जो शरीर बनने के लिए हमें माँ के पेट के अंदर या माँ के पेट के बाद करीबन 28 साल तक क्या हेल्प करते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा कॉकरोच है, वहां बड़े हो रहा है, वहां बड़ा हो रहा है, ये पूरा आखिर तक साइज है उसकी। उसके बाद एक छोटी बच्चे से लेके आखिरी एक मतलब मैच्योर है, एक छोटा सा बर्ड है, यहाँ तक बड़ा हो जाता है, एक कॉटन सीड है, यहाँ लास्ट तक कॉटन का पेड़ बन जाता है। आप देख लीजिएगा सभी जगह ग्रोथ है, हर जगह बढ़ोतरी है।
आप इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये 15 सेंटीमीटर का बालक 15 हफ्ते में जब आने के लिए तैयार होता है तो शुरुआत उसकी याद से होती है, जिसको हम लाइलोफास्ट कहते हैं। फिर ये इसके अंदर 247 स्लाइड्स है, जापानीज साइंटिस्ट ने बनाई है। कौन से स्टेज पे कौन सा आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होता है, ये बोलेगी इतना ऑर्गेनिक इतना मेडिकल साइंस हमें क्या जरूरत, हम एक मोटी मोटी लट मार लैंग्वेज में हम बात करेंगे, लेकिन एक मालूम पड़ेगा क्या तत्व होती है उस बारे में चर्चा करें। तो ये 15 सेंटीमीटर का बालक 15 हफ्ते में जब इस दुनिया में आता है तो उसी के अंदर माँ के पेट के अंदर उसकी ये ग्रोथ होती है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर का बालक है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर ये बालक सिर्फ 15 सेंटीमीटर का नहीं रहता, यहाँ से उसकी शुरुआत रहती है और माता पिता की जो हाइट है उसके अनुसार उसकी वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो एवरेज हाइट है माता पिता की उसके अंदर उसका यानी कि विकास हो जाता है। और ये जितनी भी उसकी जो ग्रोथ हो रही है, हाइट हो रही है, बढ़ रही है, सभी के पीछे ये ग्रोथ फैक्टर्स है। ये ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। कैप्सूल इनरिच के अंदर वो सभी ग्रोथ फैक्टर मौजूद हैं जो हमारे शरीर का विकास होने के लिए माँ के पेट के अंदर जो कुछ जितने भी लगते हैं, यूजफुल होते हैं या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सभी ग्रोथ फैक्टर कैप्सूल इनरिच के अंदर है जो गाय के पहले दूध से हमने डिवाइड किए गए हैं। ये कोई मिनरल नहीं, कोई हर्ब नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई जूसेस नहीं है या कोई पैन पैथोलॉजी नहीं है, सल्फर ड्रग नहीं है। तो ये लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड्स है। अब ये पेप्टाइड्स क्या होते हैं, इसलिए उसको समझा रहे हैं कि ये जो पेप्टाइड्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड जब इकट्ठा आते हैं, इसके अंदर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को आप अलग कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये हमें फ्रूट से मिलते हैं, ये बॉडी में तैयार होते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से तैयार होता है और ये पेप्टाइड्स है जिससे हमारी बॉडी बनती है। जितना समझते हैं उतना समझिए, इंपॉर्टेंस उतना ध्यान रखें। जितने मिनरल्स है, हर्ब्स है, फ्रूट है, हम कहीं ना कहीं mg या मिलीग्राम या ml में काउंट करते हैं। तो इसको जो काउंट करते हैं डाल्टन में काउंट करते हैं। इसका वर्ल्ड का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसको हम एटम जो है काउंट करने के लिए वेपन जो हमारा पैरामीटर है उसको यूज करते हैं, दैट इज अ डाल्टन। डाल्टन में उसको यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ हम चर्चा पहले बात कर चुके हैं, वापस एक बात करते हैं हम। बेसिकली काउ कोलेस्ट्रॉल में पाने वाले मतलब मिलने वाले ग्रोथ फैक्टर्स, माँ के दूध में मिलने वाले ग्रोथ फैक्टर, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू एक है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो माँ के दूध में मिलते हैं वही गाय के दूध में मिलते हैं। इसलिए सभी ग्रोथ फैक्टर्स की हम चर्चा करेंगे। यहाँ जितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। कौन से हैं उसके अगर हम लिस्ट देखें तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोलस ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर इंडिसेलेर ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफरेंट ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफरेंट ग्रोथ फैक्टर बीटा, नर्व ग्रोथ फैक्टर एंड ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये सभी की हम चर्चा करेंगे। सभी वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं। पहला ग्रोथ फैक्टर, हमें बचपन में सुनते थे कि शरीर है, हम पूछते भाई शरीर किससे बना है, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, दैट शरीर हमारा सेल से बना है। लेकिन सेल किससे बना है? सेल है जो भी खाते हैं ना उससे बनता है। किससे बनता है? एक साइंटिफिक अगर रीजन हम बात कर लें तो हमारा जो सेल बनता है तो ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से बनता है। और अगर कोई बताया जाता है कि ये मिनरल हर्ब फ्रूट जूसेस से बनता है, तो ये मिनरल हर्ब फ्रूट जूसेस हमारा सेल का सेलुलर फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेल ग्रोथ, सेल पॉलिफिकेशन, डिफर्मेशन, एंजियोजेनेसिस, एंटीअपोप्टोसिस, ये जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है ये हमें सिर्फ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से होती है। एक एक की चर्चा हम करेंगे। देख लीजिएगा, दिस इज अ नॉर्मल सेल, दिस इज अ सेल ग्रोथ एंड सेल पॉलिफिकेशन, डिफर्मेशन। यानी एक सेल से इन नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं हमारे बॉडी में। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बन चुका है। समझ लीजिएगा, ये ग्रोथ तो हुई लेकिन इसी के अंदर प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्लाज्मा सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा खून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर ये कम होता है तो थैलेसीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। यानी कि अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है अगर ये कम है तो आपको उसी की बीमारी होना ही होना तय है।
यानी कि हमारे हर बॉडी को जितने सेल्स है, कौन से सेल है, बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, इंडोथर्मिक सेल, किलर सेल, हेल्पर सेल, जो जितने भी सेल चाहिए सभी सेल को बनाने की क्षमता इसी के अंदर मौजूद है। और ये कार्य हमारे पहली सांस से आखिरी सांस तक चालू रहता है, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। लेकिन ये कम हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये कम क्यों होते हैं उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा शरीर के अंदर खून 3 तरफ से दौड़ जाता है, 3 जो उसके जो कैनाल्स कहेंगे आप उसे, इसके अंदर सबसे छोटा होता है कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है और कोरोनरी आर्टरीज है। ये तीनों से हमारा शरीर के अंदर जो खून है पूरी तरह से, यहाँ मतलब पूरी तरह से जो जहाँ ब्लड फ्लो मेंटेन करना है वहाँ यूज होता है। यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जिसको बहुत जरूरी वो होता है। समझ लीजिएगा आपकी शरीर के अंदर यहाँ कहीं ब्लॉकेज है, ये आर्टरी बंद है, तो शरीर के अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ऐसी भूमिका निभाता है कि डेफिनेटली जहां वो आर्टरी बंद हो गई है, दूसरी एक आर्टरी या कैपिलरी या ब्लड वेसल बनती है और ब्लड फ्लो जो शरीर को मेंटेन करती है। इस प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। ये शरीर में हमारे लगातार होती है। एग्जांपल बता देता हूं आपको, अगर किसी की सर्जरी करते हैं, यहाँ से मतलब जो भी वेसल है कट जाती है, फिर वापस जुड़ जाती है, यानी कि वो इसलिए जुड़ते हैं कि एंजियोजेनेसिस होता है, यानी कि ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये प्रक्रिया हमारे नेचर ने हमें जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर दिया है उसी की वजह से ये होती रहती है। हर सेल का एक लाइफ है। हम 3 सेल छोड़ के इसकी बात कर रहे हैं जो जनरल सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी हम बात करें तो ये प्रोग्राम सेल है, यानी कि एवरी सेल का एक लाइफ है 120 दिन है। अगर 120 दिन से पहले मरती तो कौन मारता है उसको? इंश्योरेंस एजेंट, जो हमारा हवा पानी जो कुछ खराब है उससे कुछ मर जाते हैं, या उससे ज्यादा जीते हैं तो कैंसर में कन्वर्ट होती है। इसलिए उसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि 120 दिन के बाद उसने खुद सुसाइड करना है। दैट इज दे आर इंड्यूस्ड टू कमिट टू सुसाइड, और ये सुसाइड करके ना दूसरे के लिए तकलीफ नहीं देते। जो भी कैंसर सेल है या अनवांटेड सेल है, इसी के अंदर जाके वो कूदती है और उसको यानी कि जंप करती है और उसी सेल को मारती है। लेकिन एक ध्यान में रखेगा, एक लेटेस्ट रिसर्च आया था, एक कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब 6 सेल उसके अंदर जाके कूदती तब एक कैंसर सेल मरती है। और लेकिन कैंसर सेल बढ़ने का रेशियो 1 से 9 होती है। There is a very important, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ इससे होता है, यानी कि नए सेल बनना और पुराने सेल से सुसाइड करना, ताकि हमारा शरीर का जो ग्लो है मेंटेन रखता है। यानी इस प्रक्रिया को एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। फिर हमारे कोई डॉक्टर साहब होंगे तो कहेंगे सर फिर कैंसर सेल को अगर इस तरह से एपोप्टोसिस मिलेगा तो डेफिनेटली फिर कैंसर सेल भी उनका 120 दिन जिएंगे, 80 सेल नहीं मारेंगे उसको। लेकिन इंटरलिक्यूफेरिन 2 नाम का एक ऐसा कंटेंट होता है जो कैंसर सेल को डिवाइड करता है, रिकॉग्नाइज बैक्टीरिया वायरस और फंगस उसको अलग करने की क्षमता और इंटरफेरॉन के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इसी के अंदर है। यानी कि सिर्फ ये अच्छे सेल का प्रोग्राम है, कैंसर सेल के लिए नहीं है, ध्यान में रखिएगा। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स है, इसका जो एंजियोजेनेसिस हम बात कर चुके हैं, ये भी हमें उसमें मदद करता है, इसलिए दोबारा बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन यह हम बात जरूर करेंगे। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का इंपॉर्टेंट काम है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेसोडर्म इंडक्शन, और एक होता है, लेकिन ये हमारा बॉडी का प्रोसेसर डिसाइड करता है। पैटर्न, भाव कहाँ होना चाहिए, हाथ किस तरह से हिलना चाहिए, पैटर्न डिसाइड करता है, प्रोसेसर डिसाइड करते हैं, और लिम्फ फॉर्मेशन जो है हमारे कर लेता है, और लिम्फ फॉर्मेशन मिरर इंडक्शन यानी कि सबसे हमारे जो सेंसेशन है उसको दे देता है, और लास्ट में ब्रेन डेवलपमेंट होता है। हम सिर्फ पहले लास्ट में जो गए, कितने ऐसे लोग हैं हाथ में फोन लेने के बाद यानी किसको डायल करना है भूल जाते हैं, कितने लोगों के साथ होता है? आई थिंक ये होना चाहिए आफ्टर 70, लेकिन आज है ना 20-25 साल के होते हैं कि फोन लेते भूल जाते किसको फोन, जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया इसलिए होता है कि उनकी ये जो ब्रेन डेवलपमेंट, अगर ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आपके शरीर के अंदर कम है तो ये आपको बीमारी होती है। ये बीमारी कब होना चाहिए? 70 साल के बाद। अभी तो एवरेज एज 62 है, कैसा करें? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ अभी हम न्यूरल इंजेक्शन की बात कर लें तो हमारा सेंसेशन अगर कम होता है तो लगता है यार मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन मुझे लिम्फ फॉर्मेशन की हम बात करें, अगर हमारे जितने भी बॉडी के जो लिम्फ फॉर्मेशन है अगर इसका रिपेयर और रिजनरेट काम नहीं होता
तो डेफिनेटली हमें जितने भी हमारे जो मतलब जो लीव्स है ये बिल्कुल वीक हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आगे चल के समझेंगे तो ये देख लीजिएगा। आप 3 केसेस देखिए, डायबिटिक पेशेंट, गैंग्रीन होता है, ब्रेड सोर्स, ये लोगों के अंदर बिल्कुल वुंड हील नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को लग जाता है तीसरे चौथे दिन में वुंड हील हो जाती है। क्यों? क्योंकि वुंड हील होने के लिए ये जो फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में और जिनको गैंग्रीन होता है इसी के अंदर फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर कम होता है। अगर फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर जो है ये फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर आपके शरीर में मौजूद है तो आपके शरीर को चाहे कोई भी जख्म हो डेफिनेटली ये भरने की क्षमता इससे बढ़ती है। इसलिए हमारे इसी के अंदर बहुत ही मेडिकल साइंस के अंदर हील द अल्सर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की बात कर लेते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है, इंसुलिन का नाम सुनते हैं हमें सिर्फ डायबिटिक याद आता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फंक्शन हमारे इंसुलिन जैसा है, इसलिए डायबिटिक में उसमें हेल्प होती है। लेकिन सही में उसका रियल जो काम है उससे किस में होता है, कौन से ऐसे ऑर्गन्स है, कौन से ऐसे टिश्यूज इससे बनते हैं, उससे बनता है और हेल्प करता है। ये मसल, कार्टिलेज, बोन, लीवर, किडनी, नर्व, स्किन एंड लंग्स। इसमें से हम टाइम की वजह से सिर्फ 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। किडनी, दुनिया में ऐसा फिल्ट्रेशन सेंटर है कि इसका कभी भी रिपेयर नहीं होता है, यह ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कि पहली सांस और आखिरी सांस के दरम्यान इंसान जीना जीता है और इसी दरम्यान शरीर के अंदर जितना ही एक एग्जांपल देते बहुत सारे किडनी के काम है। तो यूरिक एसिड तैयार होता है, वो यूरिक एसिड शरीर के अंदर जितना भी तैयार होता है 28 साल तक, ध्यान मेरेगा 28 ईयर्स तक जनरली हमारे शरीर को पूरी तरह से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि किडनी पूरी फंक्शन के साथ काम करती है। उसके बाद जब ये उसका थोड़ा सा फंक्शन कम हो जाता है तो डेफिनेटली ये किडनी ये पूरा यूरिक एसिड तैयार जो होता है शरीर से बाहर नहीं निकलता, तब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों की जितनी भी बीमारियां ये बीमारी शुरू हो जाती है। उसी तरह से लंग्स में काम करेंगे, उसी तरह से कार्टिलेज, घुटने का कार्टिलेज है, इससे भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आता है। ये बहुत सारे ऐसे मतलब स्किन या नर्व्स के लिए उसी तरह यानी कि इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो मसल, कार्टिलेज, लिवर और लंग इसी तरह से उससे जुड़ा होता है, यानी ये हमारे बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके आम लोगों में, अगर हम एक मोटी लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये 21 साल तक के जो बच्चे हैं उनका हाइट बढ़ाने के लिए 21 साल तक हाइट बढ़ती है। कितनी हाइट बढ़ती है? कोई चाइनीज को लेके आओगे इससे हाइट बढ़ाओगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो माता पिता की जो हाइट है वो हाइट आप एवरेज निकालना है और उसके ऊपर 4 इंच हाइट बढ़नी है। और इसको आप कौन से स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे? 10th स्टैंडर्ड से शुरू करेगा। बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एनाबॉलिक इफेक्ट। अगर हम एनाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो 21 साल के बाद जो हमारा एनाबॉलिक इफेक्ट है, जो मतलब लीन मास मसल जो है वो बढ़ने के लिए होता है। एक ध्यान रखिएगा, जनरली हमें जो माता पिता जो शरीर मिला होता है वो लास्ट तक वही रहता है, लेकिन थोड़ा मोटा हो जाता है कभी कभी। लेकिन एक शरीर आप देख लीजिएगा, जो भी लोग जिम करते हैं, वे प्रोटीन, बहुत अच्छा खाना, सब कुछ ये करने के बाद ये जब ये खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, इनका शरीर जब तक एक्सरसाइज करते हैं तब तक वही रहता है। लेकिन जिस दिन ये एक्सरसाइज छोड़ देते हैं उसी दिन उनका है ना 1-2 महीने के अंदर शरीर वापस वही फॉर्म में आता है जो माता पिता की उनकी जो एवरेज है उसके। इसका एकमात्र कारण है कि जो एनाबॉलिक इफेक्ट जो होता है तो आपका यानी कि कोई वे प्रोटीन या मिनरल या हर्ब इसको टाइम भी होता है, परमानेंट होने के लिए आपको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जरूरत है। इसलिए अगर आप WWF का कोई अगर देखते हैं तो उनका कोई भी हीरो का, चाहे खली छोड़ के दूसरे दिन अंडरटेकर है, उनका पोर्टफोलियो पढ़ लीजिएगा जरूर याद से, और उनका डाइट देख लीजिए। उसके अंदर वो लोग खाते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दे आर टेकिंग द इंजेक्शन या इवन फॉर्मेशन में लेते हैं। यानी कि ग्रोथ फैक्टर जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपको एनाबॉलिक इफेक्ट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये हमारा डीएनए सिंथेसाइज करता है। छोटी लैंग्वेज, H1N1 वायरस क्या है, कारगर वैक्सीन क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि ये डेली अपना RNA डीएनए मतलब चेंज कर रहा था। एग्जाम्पल कैसा लेंगे?
ये साहब को मुझे गोली मारनी, मुझे खत्म करना है, साहब ने मुझे मारने के लिए बंदूक में गोली है, सब कुछ है, लेकिन ये साहब का मैं इनका रूप ले लूं तो ये मारेंगे मुझे नहीं। यानी कि बैक्टीरिया चेंज होता है जो है, तो यानी कि आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए को चेंज नहीं सिंथेसाइज करता है, यानी कि ये डीएनए पे काम करता है, सेल पे नहीं, डीएनए पे काम करता है, यानी कि हमारे खून में जाके काम करता है, ज्यादा एंटीबॉडीज से ज्यादा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये हार्मोन्स है। हार्मोन्स, अगर यानी ये हार्मोन्स कब जरूरत होती है हमें, उस बारे में चर्चा करेंगे। ये हार्मोन्स है, माँ के पेट में जब ये बच्चा तैयार होता है, बनता है, तब ये सभी हार्मोन्स की जरूरत है। अगर ये हार्मोन्स कम होते हैं तो बच्चे विकलांग तैयार होते हैं। इसलिए हम इसको IUCR केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बच्चे तो अभी हम बच्चे है ही नहीं, हमारे लिए क्या यूज है, ध्यान में रखेगा। जब ये हार्मोन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लेडीज में हाइपोथायराइड डेवलप होता है, कम हो जाते हैं तो लो थायराइड डेवलप होता है, इनबैलेंस रहे तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर ये लगातार होते रहा तो मोनोपॉज आ जाता है, ठीक है। हम जेंट्स में क्या होगा, पोस्टेट इनलार्ज हो गए, अननेसेसरी वेट बढ़ेगा, आवाज चेंज होगा, बहुत ऐसे अगर चर्चा करेंगे तो कल तक नहीं टाइम करेगा। यानी कि हार्मोन्स जो है हमारा, ये हार्मोन्स यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 से बनता है। हमने एक स्लाइड इसके पहले निकाली थी जिसकी प्राइस वर्ल्ड में व्हाइट गोल्ड से, व्हाइट टाइटेनियम से भी ज्यादा है, जो सबसे महंगा रहता होगा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस है 2,87,108 ml, 1 ml की प्राइस है, यानी इसी के अंदर अपने कैप्सूल के अंदर मौजूद है, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। उसके बाद बात करेंगे हम नर्व ग्रोथ फैक्टर। अभी नर्व ग्रोथ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जितना भी न्यूरॉन्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसको मेंटेन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। उसका एग्जांपल हम देंगे, लेकिन जिस महान लेनी ने इसको ढूंढा है उसका नाम रीटा लेवी मंचनचेरी है, उनको नोबेल दिया गया एट द एज ऑफ 82 ईयर्स। ये हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे ये लंग्स है, हार्ट है, जितने भी हमारे सिग्नल्स है, ये सभी सिग्नल्स को देना, मेंटेन करना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स है, ये सभी यानी कि सर्वाइवल और मेंटेनेंस एंड दैट इज सेंसरी सिस्टम है, हमें मेंटेन करने के लिए इसका बहुत यूजफुल है। सेंसर यानी कि नर्व ग्रोथ फैक्टर इंसान की खून से बनता है, 20 टन ह्यूमन प्लाज्मा जब हम डिराइव करते हैं तब 1 ml बनता है। ये क्या होगा, हमारे आम जिंदगी में हमारे मेंटल कैपेसिटी आखिरी सांस तक हमें ना बिल्कुल वही रहेंगे, बिल्कुल किसको पहचानेंगे नहीं, किसका फोन करना है उसको याद मतलब दोबारा करने की जरूरत, डिमेंशिया डेवलप नहीं होगा, और आखिरी सांस तक हम बिल्कुल सही तरह से रहे। जो लाइफ लिखी, ये मैं कभी नहीं कहूंगा इससे आपकी लाइफ बढ़ी, लेकिन जो भी लाइफ आपकी लिखी है वो कौन लिखता है मालूम नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस तक आप बिल्कुल फिट रहोगे। दैट इज द नर्व ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर। बहुत सारे वीडियो का फोन आता है, क्या आता है फोन, प्लेटलेट काउंट कम हुआ है, कितना हुआ है, 50,000 हुआ है, क्या करना पड़ेगा, सर कुछ नहीं, 2-3 फ्रेंड को बुला दीजिएगा, हम उसको ब्लड दे देंगे, एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ बता दूं टू मेंटेन प्लेटलेट काउंट क्यों पॉसिबल है, ये प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर नाम है उसका, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन है। यानी कि आप लास्ट का वर्ड अगर पढ़ ले, टेंशन पे एक्टिवेट होने के लिए हमें टाइम लगता है, लेकिन ये प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर जो है हमारे टेंशन से ऐसा ही काम करता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल HIV, डेंगू, चिकनगुनिया, कैंसर, इसमें प्लेटलेट काउंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट का 50,000 तक आता है तो डॉक्टर वैसे वेट नहीं करते, आपको ब्लड देते हैं, लेकिन अगर ये उसको ब्लड नहीं अवेलेबल, अगर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि ब्लड देने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, रियरली होते हैं हालांकि, तो ये आप है ना 10 कैप्सूल पर डे 3 दिन दीजिएगा, इसका ब्लड काउंट 1.5 लाख से ज्यादा होगा। हमारे पास 1,000 से ज्यादा केसेस इसके अवेलेबल है। हमें बहुत अच्छी तरह से किए, एक प्लेटलेट काउंट, एक सोल्यूबल काउंट और तीसरा IUCR, सब की हम चर्चा करेंगे। यानी कि प्लेटलेट काउंट मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। हम आपको एक है ना घर में टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट बता देते हैं। अगर आपको छुरी नहीं मारना हाथ के ऊपर, लेकिन कहीं गलती से लग जाता है, तो अगर आपका खून शरीर से निकालना 30 सेकंड के अंदर बंद होता है, जिसको हम सेल माइग्रेशन एंड सेल पॉलिटिशियन कहते हैं, तो आप बिल्कुल फिट हो।
इसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, बस जस्ट सिंपली दबा के रखो। 30 सेकेंड, आधा मिनट के अंदर अगर बंद होता है तो बिल्कुल आप फिट हो। दुनिया का कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वर्ल्ड पे कोई इंसान नहीं है, कभी देख लीजिएगा। मतलब सेल ग्रोथ यानी सेल माइग्रेशन, सेल पॉल्यूशन हमारे शरीर के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई सर्जन आपकी वुंड हील नहीं करता या आपकी हड्डी नहीं तोड़ता। जस्ट दे आर अलाइनमेंट, एक दूसरे को साथ में रखते हैं और ये बॉडी हील करती है। और हील करने के लिए सभी तत्व जो हम डिस्कस कर रहे हैं सभी इसी के अंदर होते, तभी होता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट की हड्डी, जैसा देखिए बच्चों को, फॉर एग्जांपल बच्चों को हड्डी जिसको हम ग्रीन फ्रैक्चर कहते हैं, अगर कहीं गलती से टूट जाती है तो ग्रीन फ्रैक्चर तुरंत रिपेयर हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन हमारा फ्रैक्चर हो गया तो हड्डी दिखती है, अलाइनमेंट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो सभी जो जोड़ने वाले तत्व है कम होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेल माइग्रेशन एंड सेल पॉल्यूशन। उसके बाद बात करेंगे, हालांकि इसका स्टडी मेरे पास भी कम है, वैस्कुलर इंडिजिनस ग्रोथ फैक्टर। ये क्या है? तो ये है, आप सुनते हैं ना, फोन आता है रिलेटिव का कि डॉक्टर सर पंपिंग कम हुआ है। किसका पंपिंग कम हुआ? हार्ट का पंपिंग कम हुआ है, तकलीफ हो रही है, स्टेंट डालना पड़ेगा, डॉक्टर कुछ बोल रहा है। तो ये हमारा जो पंपिंग, हमारे जो मतलब हार्ट जो है, ये डेफिनेटली ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि जिसको 34/42 केडी हार्ट में ब्लॉक से बनता है। ये आपको अगर बार बार मिलते रहा तो आपका हार्ट बिल्कुल बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। इसलिए फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो वैस्कुलर इम्यूनिटी है उसके अंदर बहुत यूज होता है। हम है ना आपको एक बहुत अच्छी यहाँ एक रियल स्टोरी आप सुनाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा का नाम है मैक्रोसिल इंटीग्रेटेड पेप्टाइड। वो ये बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। एक बंदा मिलियनर्स है, अपने लैंग्वेज में अरबोपति है। ये भाई साहब रोज जल्दी ना 5 स्टार यहाँ का सबसे बड़ा जो ताज इंटरनेशनल होगा उसी के अंदर खाना खाते हैं। दुनिया की जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां सभी का न्यूट्रिएंट खा लेते हैं, फिर भी बीमार है। एक बंदा रोड पे रहता है, बिल्कुल सादी सुधी रोटी जो भी मिलती है वो खाता है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेता है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेता है, और रोड पे सोता है, फिर भी बिल्कुल ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या इसका मतलब क्या हम मैसेज ले कि दुनिया की मिनरल फ्रूट जूस सबसे बड़ा खाना खाने के बाद इंसान ठीक होता है, या जो भी रुका सुखा मिले उससे भी खा के सूखा रह सकता है? इसका एकदम साइंटिफिक हम बात करेंगे। सर ये जो भी हम खाना खाते हैं, ऑनरेबल पीपल, जो भी हम खाना खाते हैं, ये खाना खाने के बाद बॉडी को जो चाहिए अवसर करने की क्षमता हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए, और ये अवसर करता है हमारा जीआई ट्रैक्ट। अगर ये जीआई ट्रैक्ट आपका सही है, उसके अंदर कोई डैमेज नहीं, डैमेज मुंह में जैसे छाले आते हैं उसे पेट के अंदर जीआई ट्रैक्ट के अंदर छाले होते हैं, अल्सर जिसको हम कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डिओडेंटल यानी गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलते हैं। ये अगर सभी अल्सर्स है तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, कुछ भी आपका अवसर नहीं होगा। जितना भी खाया है ये सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होगा और बड़ा पेट होगा। लेकिन जिस बंदे ने बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं खाया, ऐसा खाना खाया जिसके अंदर कोई मिनरल फ्रूट जूस नहीं है, बिल्कुल बिगड़ तेल की रोटी है, लेकिन उसका जीआई ट्रैक्ट अच्छा है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत करता है, यानी कि उसके अंदर जो बॉडी को चाहिए, उसने चाहे कितना भी घटिया दर्जे का खाना खा ले तो उसके अंदर बॉडी को चाहिए वो बनाने की क्षमता उसने बनाया और बिल्कुल तंदुरुस्त रहा। इसलिए ध्यान में रखिए कि ये जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखता है आप बहुत अच्छा खाना खाए तो बहुत अच्छी तरह से रहे। इसलिए ट्रीट करे, मतलब बॉडी को, मतलब ये जो मतलब बॉडी, इससे हम एक मैसेज ले सकते हैं, अगर आपकी बॉडी सही है तो बॉडी को जो जो चाहिए ये बॉडी बनाने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए नेचर ने जब हमें बनाया सब कुछ इस तरह से दिया है, क्योंकि सबके हक में, सबके जेब में इतना पैसा नहीं होता है कि सब कुछ खाए, लेकिन अगर आपकी बॉडी जो भी खाओगे उसी के अंदर बनता है। इसलिए ट्रांसफर ग्रोथ फैक्टर का मतलब है आपका जीआई ट्रैक्ट मेंटेन करना। किससे मेंटेन करना है? ये देखिए इस तरह से अल्सर्स होते हैं जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं। ये अगर आपके पेट में है तो चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो कुछ भी नहीं होने वाला, या अवसर नहीं होगा। मैडम ने मुझे वो तो अमेरिका से पढ़ी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से मुझे एक बताया था कि हमें ये मोटे आदमी मोटे ज्यादा क्यों होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मतलब मोटा आदमी मोटा क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमें भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? व्हाई वी फील हंगर?
हमें ब्लड को न्यूट्रिएंट चाहिए। कौन से न्यूट्रिएंट हैं? कैल्शियम, आयरन, यानी फ्लोराइड। तब ये ब्रेन को मैसेज देता है, भैया मुझे ये चाहिए। तो ब्रेन पेट को मैसेज देता है, भैया खाना खा लो, और खाना खाएगा तो ये सब मिलेगा। ये खाना तो खा रहा है बंदा, लेकिन जीआई ट्रैक्ट में गड़बड़ है, तो चाहे वो नहीं मिला, फिर क्या हुआ, जाके सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया, और बिल्कुल ये ऐसा होने के बाद हो गया। तो यानी कि मिला न्यूट्रिएंट नहीं मिला, फिर ब्लड तो चुप नहीं बैठेगा, फिर ये क्या करेगा, उसके बाजू में जो मसल है, बोन है, वहां से कैल्शियम और आयरन खींचेगा, और दांतों से फ्लोराइड खींचेगा, और तब ऐसा लगातार होते रहा तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की पूरी हड्डियां काली हो जाती है। काली हड्डी होना चाहिए इंसान की, बिल्कुल सफेद दिखती है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या, तकलीफ पेट में, पनिशमेंट किसको मिल रही है? मसल एंड यानी कि बोन्स को मिल रहे हैं। यानी कि ये आपका जीआई ट्रैक्ट जब ठीक नहीं होता तब तक इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि आपका मोटापापन बढ़ने का कारण ये है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोगों में ब्रेन में कुछ है ना, जैसे जो मैंने एक बात कही थी, सोशल हेल्थ की बात की थी। सोशल हेल्थ में क्या होता है, हम किसी का फोन सुनते हैं, यार किसी का बुरा हुआ उसका, लेकिन हमें कितना डैमेज होता है वो नहीं सोचते हैं। बहुत कुछ होता है, यानी कि ब्रेन में कई क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, छोटी मोटी कैपिलरीज टूट जाती है, डैमेज हो जाती है। ये सभी की सभी है ना, इससे भी रिपेयर होती है। 2001 में दिस इज अ रेफरेंस, इसको इंटरनल इंजरी जो ब्रेन की है उसको रिपेयर करने के लिए उसको सजेस्ट किया गया था। यानी कि ट्रांसफर ब्लड प्रेशर से हमारा पेट ही नहीं ठीक करता, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो छोटी मोटी कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए किस तरह से जीआई ट्रैक्ट होना चाहिए। इंसान सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तब होगा जब ये मतलब उसका जो गैस्ट्रिक मतलब ये जो मैकेसन होता है, गैस्ट्रिक मैकेसन होता है, अगर सही तरह से है वो। और एक बात है, अल्सर के साथ साथ गैस्ट्रिक मैकेसन जो है होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी बोल रहे हैं हमारा गला सूख गया, हमने पानी पिया, लेकिन आप जनरल जब देखते हो एक बिस्किट खाते हो बिल्कुल निकल जाता है, ऐसे 5 या 6 बिस्किट खाए यहाँ अटक जाएगा। क्यों? यहाँ का जो मतलब आपका जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सैलिवा होता है, ये करता उस तरह से ये सैलिवा तभी मेंटेन करता है जो आपने जो भी खाया उसमें से पार्टिकल्स जो मैन्युफैक्चर एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता उसी के अंदर अदरवाइज ड्राई हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी हमारे जयेश भाई बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं फ्री रेडिकल की लैंग्वेज, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल हार्ड होती है। इसका एग्जांपल और एक देना चाहूंगा। एक बच्चा 5वीं मंजिल तक उसको दौड़ा दो, 5वीं मंजिल पे जाएगा वो, और विदिन 3 या 4 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मतलब जो ब्लड वेसल है बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, और बिल्कुल जैसे वो रुक गया वैसे छोटी हो जाएगी। लेकिन हमारी इतनी रहेगी क्योंकि फ्लक्चुएटिव ऑफ वेन्स हम भूल चुके हैं, मतलब इतनी हार्ड हो चुकी है। यानी कि ये जो फ्लक्चुएटिव वेन्स है इससे ही बनती है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो मतलब एक 10 हॉर्सपावर की मोटर है और 2 इंच का पाइप है, नहीं चलेगा। मतलब जब चाहिए तब ब्लड वेसल एक्सपैंड होना चाहिए, जब चाहिए तब कम होना चाहिए। यानी कि लो बीपी या हाई बीपी दोनों भी मेंटेन है। मतलब शरीर ये हमें बताता है, शरीर ये कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये हमारा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। इस बारे में ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन हमारा स्किन है। स्किन का प्रोटेक्शन जिसके अंदर वुंड हीलिंग हो, सब कुछ हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बहुत जरूरी फैक्टर है। ये कैंसर हार्ट डिसीज से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा हम बात करेंगे इसी के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका भाव है 1 ml का 1,12,500 है पर ml। यानी कि एंटी सेल्युलर एक्शन इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर, मतलब प्राइमरी स्टेज में। फिर कहेंगे भैया हमारा प्राइमरी स्टेज वैसे सेकंड स्टेज तक कैंसर मालूम ही नहीं पड़ता है, तब क्या करेंगे? तो लेकिन सेकंड स्टेज के बाद जब होता है तो डेफिनेटली आपका नंबर ऑफ कीमोस होती है वो कम करता है, हमें जो ब्लड प्लेटलेट काउंट कम होता है, बहुत सारे ऐसी जो जितने भी साइड इफेक्ट है सब कुछ उसको कम करने की क्षमता इसी के अंदर मौजूद है। इसलिए अफ्रीका के सबसे बड़े डॉक्टर विजय रामानंद, इनकी मुलाकात आप सुन लीजिएगा, ये क्यों यूज करते हैं और किस तरह से हेल्प होता है। यानी कि कैंसर हॉस्पिटल मुंबई है जिसको टाटा मेमोरियल कहते हैं हम लोग, या फिर पुणे का ट्रोमा सेंटर है वो भी यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में यूज होता है। यानी कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ये हमारा सेल्फ टॉलरेंस बढ़ाता है। गर्मी हो रही है एसी लगा दो, ठंड हो रही है मतलब गर्मी हो रही है एसी लगा दो, ठंड लग रही है ब्लैंकेट या स्वेटर पहन लो। ये नहीं, मतलब चाहे एक्सट्रीम मतलब कोल्ड हो चाहे एक्सट्रीम हॉट हो तो भी आप शरीर बिल्कुल नॉर्मल पे रहना चाहिए। यानी कि सेल्फ टॉलरेंस है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपका सेल्फ टॉलरेंस बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है। अभी हमने हार्मोन्स देखे थे, इनबैलेंस हार्मोन्स, लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा होते हैं तो लेडीज को बाल आ जाते हैं, या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होते हैं, अगर ये ज्यादा हुए तो जिसको हम ब्रेस्ट मिस्टर खल्ली तैयार होता है, अगर कम हुए एक छोटी सी बेबी तैयार होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फाइनल हाइट डिसाइड करने के लिए काम आता है। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट का ग्रोथ फैक्टर है। ये सभी वो ग्रोथ फैक्टर्स है, ये सभी ग्रोथ फैक्टर बॉडी को जिस परसेंटेज में चाहिए, इसलिए उसको रिलीज यानी